पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिकॉर्ड्स रूम में मिली जली हुई फोटो, टूटे हुए घंटी के टुकड़े और अलग अलग जगहों पर सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजों ने छहों दोस्तों को एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर दिया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा गहरा और अंदर तक उतर जाने वाला है। पार्ट 2 की असली शुरुआत होती है एक शांत सुबह से, जहां शहर सामान्य लगता है, सड़कें वैसी ही, हवा वैसी ही, लेकिन स्कूल के गलियारों में कदमों की आवाज आज कुछ अलग सुनाई देती है, जैसे हर गूंज अपने साथ कोई अनकहा राज लेकर चल रही हो। कैमरा धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़ता है, जहां स्टूडेंट्स अपनी सीटों पर बैठे हैं। कोई नोट्स देख रहा है, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा है, कोई आपस में धीमी बात कर रहा है। पर इन सब के बीच हमारे छहों किरदार असामान्य रूप से शांत हैं, जैसे रात भर किसी ने उनके मन में डर के बीज बो दिए हों। हरुतो अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठा बार बार फोन देखता है। स्क्रीन जलती है फिर बुझ जाती है, जैसे वो किसी मैसेज का इंतजार कर रहा हो जो आ नहीं रहा। उसकी आंखों में थकान है और एक छुपी हुई चिंता भी, जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। सकुरा सामने की पंक्ति में बैठी अपनी स्केचबुक खोले है, लेकिन आज उसके पन्नों पर फूल या आसमान नहीं, सिर्फ गोल गोल आकृतियां जो धीरे धीरे घंटी का आकार ले लेती हैं। उसे खुद पता नहीं चलता कि उसका हाथ कब वही बना रहा है जिससे वो बचना चाहती है। अगले दृश्य में हमें स्कूल की लाइब्रेरी दिखाई जाती है। लंबी शेल्फ, ऊंची खिड़कियां, धूप की किरणों में उड़ती धूल और उस शांति के बीच हमारे छहों दोस्त पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढते हुए, हर किताब, हर फाइल जैसे किसी छुपे हुए सच की ओर इशारा कर रही हो। कई सालों के ईयरबुक्स में कुछ पेजेस गायब, कुछ तस्वीरों पर स्याही फैली हुई, कुछ नामों पर खरोंचे, जैसे किसी ने यादों को मिटाने की कोशिश की हो। रेन धीरे से कहता है कि कोई चाहता था ये सब भुला दिया जाए, और ये बात सबके मन में एक ठंडी लहर की तरह उतर जाती है। तनाका को एक पुरानी सूची मिलती है जिसमें सेरेमोनियल बेल का जिक्र है, लेकिन उसके आगे की लाइन कटी हुई, जैसे कहानी बीच में रोक दी गई हो। यूकी उस कागज को देर तक देखती रहती है, उसकी उंगलियां हल्का कांपती हैं। उसे वही जली हुई फोटो याद आती है, वही बदलते हुए चेहरे। उसे लगने लगता है कि ये घंटी सिर्फ एक वस्तु नहीं, शायद किसी वादे, किसी पछतावे या किसी टूटे रिश्ते से जुड़ी है। शाम ढलने लगती है और आसमान नारंगी से बैंगनी होता जाता है। स्कूल का रूफटॉप हवा से भर जाता है। सकुरा रेलिंग के पास खड़ी आसमान को देख रही होती है, उसके बाल हवा में उड़ते हैं, उसके चेहरे पर शांति भी है और उलझन भी। तभी हरुतो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। दोनों कुछ पल बिना बोले आसमान देखते रहते हैं, जैसे शब्द इस समय छोटे पड़ जाएं। हरुतो धीरे से कहता है कि अगर सच ऐसा हुआ जिसे जानकर सब बदल जाए तो क्या होगा। सकुरा बिना उसकी तरफ देखे कहती है कि कुछ सच्चाइयां डराती हैं, लेकिन अनजाना डर उससे भी ज्यादा भारी होता है। उसकी आवाज हल्की कांपती है। हरुतो उसे देखता है, जैसे पहली बार उसे समझ रहा हो। उसके हाथ रेलिंग पर पास आते हैं, उंगलियां लगभग छूती हैं, लेकिन फिर दोनों हल्का सा पीछे हट जाते हैं। ना इकरार, ना इनकार, बस एक अनकहा एहसास जो हवा में ठहर जाता है। उसी पल बहुत दूर से एक हल्की घंटी की गूंज, इतनी धीमी कि अगर दिल शांत ना हो तो सुनाई ही ना दे। दोनों एक साथ मुड़कर देखते हैं। इस बार वो वहम नहीं लगता, रात होती है और कहानी और गहरी हो जाती है। हर किरदार अपने घर में है, लेकिन बेचैनी सबके साथ है। कोई पढ़ने की कोशिश करता है पर शब्द समझ नहीं आते। कोई खिड़की से बाहर देखता है जैसे अंधेरे में कोई जवाब छुपा हो। यूकी अपनी फोटो को दराज में बंद कर देती है, लेकिन उसे लगता है जैसे दराज के अंदर से हल्की खनक आई हो, जैसे धातु ने सांस ली हो। रेन को नींद में वही खाली स्कूल दिखता है, लंबा अंधेरा गलियारा, अंत में लटकती एक घंटी जो खुद ब खुद हिल रही है, पर वहाँ हवा नहीं, कोई नहीं, सिर्फ गूंज। और जैसे ही वो करीब जाता है, सपना टूट जाता है। उधर हरुतो को अस्पताल से मैसेज मिलता है कि उसकी माँ की तबीयत फिर बिगड़ी है। वो फोन कसकर पकड़ लेता है, पर किसी को नहीं बताता। उसे लगता है सब पहले ही बहुत कुछ झेल रहे हैं। वो अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देखता है। उसी समय कहीं दूर सकुरा भी खिड़की से वही आसमान देख रही होती है। दोनों अलग जगहों पर होकर भी जैसे एक ही पल साझा कर रहे हों। और तभी रात की खामोशी को चीरती वही हल्की घंटी की आवाज, इस बार जैसे बहुत पास से। यूकी अपने कमरे में अचानक महसूस करती है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटती है, वहाँ कोई नहीं, पर खिड़की के शीशे में उसका चेहरा अकेला नहीं लगता, जैसे एक परछाई उसके पीछे खड़ी हो। वो आंखें बंद कर लेती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि और उलझती जाती है, क्योंकि अब ये रहस्य सिर्फ घंटी का नहीं, उन छहों के बीच बनते रिश्तों, गहराती दोस्ती और उन भावनाओं का है जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। और सबसे अजीब बात, घंटी का पूरा रूप अभी भी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसके टुकड़े, उसकी आवाज और उसकी गूंज। जैसे असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। पिछले भाग के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां क्यूरियोसिटी अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहती, बल्कि एक अनईजी फीलिंग बन जाती है।
जैसे हर कदम उन्हें किसी ऐसे सच के करीब ले जा रहा हो जिसे जानना शायद सेफ नहीं, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं। और इसी टेंशन के साथ पार्ट 4 की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल का वही फेमिलियर कॉरिडोर अब थोड़ा अलग महसूस होता है। स्टूडेंट्स आते जाते हैं, लॉकर खुलते बंद होते हैं, नॉर्मल स्कूल नॉइस है, लेकिन हमारे 6 मेन कैरेक्टर्स के लिए हर आवाज के पीछे एक हिडन मीनिंग है, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड उन्हें एक ही मिस्ट्री की तरफ खींच रहा हो। अगले सीन में हमें लाइब्रेरी का क्वाइट कॉर्नर दिखता है जहां ये सब फिर से रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं। बुक्स खुली हैं, ईयरबुक्स के पेजेस पलट रहे हैं, कुछ फोटोज पर मार्क्स, कुछ नेम्स पर स्क्रैचेस, जैसे किसी ने पास्ट को अरेज करने की कोशिश की हो। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है और एटमॉस्फेयर अचानक हैवी हो जाता है। शिनोहरा सेंसे वहां खड़ी होती हैं। उनका फेस यूजुअल काम नहीं बल्कि टेंस होता है। वो धीरे लेकिन स्ट्रिक्ट टोन में पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सब समझ जाते हैं कि वो ऑलरेडी जानती हैं। वो कहती हैं कि ओल्ड इंसिडेंट्स को डिग करना अच्छा आइडिया नहीं, कुछ मेमोरीज को लॉक्ड रहने देना ही बेहतर होता है। उनकी आंखों में वो डर साफ दिखता है जो किसी ने पर्सनली कुछ खोया हो। वो खास तौर पर बेल का नाम सुनते ही अनईजी हो जाती है और कहती है कि उस बेल ने पहले भी स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल दी थी। ये वार्निंग जैसी लगती है, रिक्वेस्ट कम, डर ज्यादा। और बिना कुछ और एक्सप्लेन किए वो चली जाती हैं। लेकिन उनके जाते ही एओई धीरे से कहती है कि अगर ये सिर्फ रूमर होता तो टीचर इतनी डरती नहीं। और यही बात सबके माइंड में स्टक हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन रुकने की जगह और डीप हो जाती है, जैसे अब ये पर्सनल चैलेंज बन चुका हो। रेन पहली बार सीरियस टोन में बोलता है कि कोई ट्रूथ छुपाया गया है और अगर वो डेंजरस भी हुआ तो भी जानना जरूरी है। उसके वर्ड्स में यूजुअल ह्यूमर नहीं होता और सब समझ जाते हैं कि वो भी अंदर से डिस्टर्ब्ड है। शाम का टाइम आता है और गोल्डन सनसेट लाइट क्लासरूम की खिड़कियों से अंदर गिर रही होती है। साकुरा अपनी स्केचबुक लेकर रूफ पर जाती है। हवा चल रही होती है और स्काई पर्पल ऑरेंज शेड में बदल रहा होता है। वो कैजुअली बेल का शेप ड्रॉ करने लगती है, लेकिन खुद नोटिस नहीं करती कि उसके स्केच में बेल के नीचे एक ब्लर्ड ह्यूमन फिगर बन रहा है, जैसे हाथ खुद चल रहा हो। तभी हरूटो वहां आता है। दोनों कुछ देर बिना बोले सनसेट देखते हैं। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं बल्कि डीप होता है। हरूटो धीरे से बोलता है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें वर्ड्स में बोलना मुश्किल होता है। साकुरा हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन भी है। वो कहती है कि शायद कुछ कनेक्शंस एक्सप्लेन नहीं होते, बस फील होते हैं। हवा तेज चलती है, उसके बाल उड़ते हैं। हरूटो इंस्टिंक्टिवली उसके स्केचबुक को गिरने से बचाता है। उनके हाथ हल्के से टच होते हैं। दोनों तुरंत पीछे हटते हैं। कोई कन्फेशन नहीं, कोई क्लियर रोमांस नहीं, लेकिन दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और उसी पल दूर से बेल की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे मोमेंट को मार्क कर रही हो। दूसरी तरफ एओई और रेन लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में होते हैं। एओई नोटिस करती है कि रेन अनयूजुअली क्वाइट है। वो सॉफ्टली कहती है कि हमेशा स्माइल करना जरूरी नहीं। रेन उसे देखता है जैसे किसी ने उसका सीक्रेट पढ़ लिया हो। वो कहता है कि साइलेंस उसे डराता है, इसलिए वो जोक्स करता है। एओई कहती है कि कभी कभी साइलेंस भी सेफ होता है अगर कोई साथ हो। ये सिंपल लाइन उनके बीच एक वार्म फीलिंग क्रिएट करती है। दोनों नजरें चुरा लेते हैं। दोनों के चीक्स हल्के रेड हो जाते हैं। दोनों समझते हैं कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं, जैसे लव सीड क्वाइटली ग्रो कर रहा हो। उधर यूकी और काइटो स्टोरेज साइड में फाइल्स ढूंढ रहे होते हैं। डिम लाइट, डस्टी शेल्व्स, ओल्ड स्मेल। यूकी एक फाइल लेने की कोशिश में स्लिप करती है और काइटो तुरंत उसे पकड़ लेता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों बहुत क्लोज होते हैं। यूकी की गोल्डन आईज वाइड हो जाती हैं। काइटो ऑकवर्ड होकर हल्का सा सॉरी बोलता है। दोनों नर्वस स्माइल करते हैं, फिर दोनों अननेसेसरीली अलग डायरेक्शंस में देखने लगते हैं, लेकिन उनके बीच कंफर्ट पहले से ज्यादा हो जाता है, जैसे ट्रस्ट साइलेंटली बिल्ड हो रहा हो। रात तक ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें स्कूल बेसमेंट के न्यूज़पेपर आर्काइव तक ले जाती है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स बंधे हुए बंडल्स में पड़े होते हैं, डेट्स कई साल पुरानी, पेजेस फ्राजाइल। रेन एक बंडल खोलता है। डस्ट हवा में उड़ती है। एटमॉस्फेयर सडनली हैवी हो जाता है और तभी उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसके कुछ हिस्से टॉर्न हैं। कुछ लाइंस पर इंक फैली हुई है, जैसे जानबूझकर हाइड किया गया हो। कैमरा धीरे धीरे उस पेज पर जूम करता है। रीडेबल वर्ड्स बचे हैं, स्टूडेंट डेथ इनसाइड स्कूल ग्राउंड्स, लेट इवनिंग इंसिडेंट, और फिर एक नाम का हिस्सा, कुअमानो। सब फ्रीज हो जाते हैं। यूकी कांपते हाथों से पेपर पकड़ती है। काइटो पूरा पेज फैलाता है। नीचे एक फेंट लाइन बची होती है जिसमें लिखा है कि केस सस्पिशियस माना गया था। इन्वेस्टिगेशन हुई थी लेकिन डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई। अब ये क्लियर हो जाता है कि रिकू अमानो की डेथ नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं थी, वो मर्डर भी हो सकता था। उस मोमेंट बेसमेंट की खामोशी में अचानक बेल की आवाज गूंजती है। इस बार लाउड नहीं लेकिन डीप, जैसे मेटल की आवाज दिल तक उतर जाए। सबके चेहरों पर शॉक, फिर डिसबिलीफ मिक्स हो जाता है। उन्हें आंसर मिला है, लेकिन पूरा ट्रूथ नहीं।
सिर्फ इतना कि रिकू की डेथ नेचुरल नहीं थी, उसके पीछे कुछ डार्क था, कुछ ऐसा जो किसी ने छुपाया। कहानी यही रुकती नहीं बल्कि और हैवी हो जाती है, क्योंकि अब ये मिस्ट्री सिर्फ पास्ट की नहीं, किसी की अधूरी जस्टिस की लगती है। और लास्ट शॉट में हमें बेल टावर की सिलुएट दिखती है, नाइट स्काई के अगेंस्ट। हवा चल रही है लेकिन बेल हिलती नहीं, फिर भी उसकी हल्की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि उसका सच सामने आए। और यही एपिसोड खत्म होता है, बिना आंसर्स के, सिर्फ और क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि असली डार्कनेस अभी बाकी है।